तो इसकी जो क्वांटिटी वो यूज कर रहा है भाई वो कितना कर रहा है 25 केजी, और इसकी जो क्वांटिटी यूज कर रहा है वो 9 केजी। क्लियर है, सेम है। तो पहले राइस का प्राइस कितना था भाई 5 रुपए, तो अभी भी ये कितना होगा 5 रुपए। व्हीट का प्राइस कितना हो गया 30 रुपए कह रहा है, और राइस का जो प्राइस है वो क्या है भाई 5 रुपए पर केजी, और 80 रुपए आपके पास है, तो आप कितना परचेज कर पाओगे 16 केजी। बात करूं मार्जिन 1, तो दैट इज ये विनर है, ये वो लूजर है, यानी P माइनस क्यू। यहां पे मैं बात करूं मार्जिन 2, तो इस वैल्यू में से इस वैल्यू को क्या करना माइनस, तो Q प्लस क्यू बाई 4 माइनस P प्लस क्यू बाई 4, थोड़ा माइनस 4P बाई 4 इक्वल टू 3P माइनस 25 नवा 225, यानी फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2250। या आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं जितेश आप सब लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कैंपस पे। जो परसेंटेज की हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, ये सीरीज उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो कहीं ना कहीं बैंकिंग का मेंस देने जा रहे हैं, एसएससी का मेंस देने वाले होंगे, या जो बच्चे मैनेजमेंट के एग्जाम लाइक कैट मैट जैट स्नैप का पेपर देते हैं, उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाले। इस सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन कौन से हैं मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताया था कि कहीं ना कहीं कैट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं या बैंकिंग के मेंस में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। इस सीरीज में हम लोग ये देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, बड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट देख के वो क्या होते हैं घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि हर चैप्टर के हम लोग 2 या 3 लेक्चर्स रखेंगे जिसमें 20 to 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एवरी चैप्टर्स के, और आप देखेंगे कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि इन एवरी मंथ हरेंदर कंज्यूम 25 केजी राइस। कह रहा है कोई बंदा है वो हर मंथ 25 केजी क्या करता है आपका राइस कंज्यूम करता है, एंड 9 केजी वेट, और 9 केजी क्या करता है आपका गेहूं कंज्यूम करता है। द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ वेट, यानी जो राइस का प्राइस है वो गेहूं के प्राइस का क्या है आपका दिया हुआ 20%। दिस वे ही स्पेंड टोटल रुपीज 350, इस तरीके से वो टोटल 350 रुपए खर्च करता है, ठीक है, ऑन द राइस एंड व्हीट पर मंथ। इफ द प्राइस ऑफ व्हीट, कह रहा जो व्हीट का प्राइस है वो 20% अगर बढ़ गया, देन व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ राइस कंजम्पशन फॉर रुपीज 350 गिवन दैट प्राइस ऑफ राइस एंड कंजम्पशन ऑफ व्हीट इज कांस्टेंट। पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, हमें अच्छी तरह से पता है कि विदाउट बेसिक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो बिना समय को गवाए हुए हम एक एक स्टेप को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, कह रहा है कि 25 केजी राइस, यानी एक साइड मैंने ले लिया राइस और एक साइड वेट 25 केजी राइस, यानी अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी की बात करूं तो इसकी जो क्वांटिटी वो यूज कर रहा है भाई वो कितना कर रहा है 25 केजी, और इसकी जो क्वांटिटी यूज कर रहा है वो 9 केजी। क्लियर है, यानी ये हमने ले लिया क्वांटिटी। कह रहा है राइस का जो प्राइस है 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट, यानी अगर इसका प्राइस 5x होगा तो इसका प्राइस क्या होगा x होगा। इतनी बात आई होप सारे बच्चों को समझ में आती होगी। कह रहा है कि जो राइस का प्राइस है वो 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट, यानी व्हीट के प्राइस का 20%, यानी अगर ये 5x होगा तो डेफिनेटली ये क्या होगा x होगा। ये हो गया हमारा प्राइस। प्राइस का मतलब यहाँ पे किससे है भाई रेट से। तो आप बताओ कि आपका अमाउंट कितना खर्च होगा। मैं आपसे पूछूं कि आप 25 केजी क्वांटिटी लेके आ रहे हो और पर केजी का जो रेट है वो x रुपीज पर केजी है, तो आप कहोगे कि सर यहां पे मेरा खर्च हो गया 25x, ठीक है, और यहां पे जो खर्च हो गया वो हो गया मेरा 45x। टोटल मेरा जो एक्सपेंडिचर होगा वो 4 2 6 यानी 70x। क्वेश्चन में जो टोटल खर्च है वो कितना है 350 रुपए।
तो x की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 5। यानी मैं कह सकता हूं कि जो राइस का प्राइस है वो है भाई 5 रुपये पर केजी, बड़ा सस्ता है। और जो गेहूं का प्राइस है वो क्या है 25 रुपये पर केजी। यानी ये हमें एक्चुअल पता चल गया। क्लियर। अब क्वेश्चन पे आगे जाएंगे। यहां तक आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद से क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए कि इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाई 20%, यानी जो गेहूं का प्राइस है वो 20% बढ़ गया। तो गेहूं का प्राइस कितना था भाई 25 रुपये पर केजी। अगर ये 20% बढ़ेगा तो आप सीधे सीधे देखिए कि 25 का 20% कितना हो गया 5। यानी न्यू प्राइस जो होगा वो क्या हो जाएगा 30 रुपीज पर केजी। कह रहा व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ राइस कंजम्पशन फॉर ₹350। इसका मतलब ये है कि वो 350 रुपये पहले भी खर्च करता था, अब भी 350 रुपये खर्च करना। यानी टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर से हम लिखते हैं, एक साइड हमने ले लिया राइस और एक साइड ले लिया वेट। कह रहा है गिवन दैट प्राइस ऑफ राइस, यानी जो राइस का प्राइस है, यहां पे क्या था हमारे पास क्वांटिटी, यहां पे क्या था प्राइस। कह रहा है जो राइस का प्राइस है वो क्या है सेम है। तो पहले राइस का प्राइस कितना था भाई 5 रुपये, तो अभी भी ये कितना होगा 5 रुपये। व्हीट का प्राइस कितना हो गया 30 रुपये कह रहा है। और व्हीट का जो कंजम्पशन है वो भी क्या है आपका कांस्टेंट है। तो पहले वो व्हीट कितना खर्च करता था भाई 9 केजी। क्लियर है। हमें इसका पता करना है, बस यही क्वेश्चन है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। चलिए, यानी अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूं तो आप कहोगे कि सर 270 रुपये यहां खर्च हो गए, क्योंकि क्वांटिटी कितनी है 9 केजी, रेट क्या है 30 रुपये पर केजी। तो टोटल मेरा खर्च कितना हो गया 270 रुपये। मेरे पास टोटल अमाउंट कितना था 350। तो मेरे पास राइस खरीदने के लिए हर हाल में बचेंगे 80 रुपये। राइस का जो प्राइस है वो क्या है भाई 5 रुपये पर केजी, और 80 रुपये आपके पास है। तो आप कितना परचेज कर पाओगे 16 केजी। क्लियर। पहले कितना परचेज करते थे आप 25 केजी। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि परसेंटेज रिडक्शन ऑफ राइस कंजम्पशन। तो पहले मेरा कंजम्पशन था वो 25 केजी था, अब मेरा जो कंजम्पशन है वो 16 केजी है। तो रिडक्शन कितने का हो गया 9 का, आउट ऑफ हमेशा ओल्ड वैल्यू से, यानी 25 इंटू 100 यानी आ जाएगा आपका 36%। यानी जो मेरा कंजम्पशन रिड्यूस होगा वो आपका क्या हो जाएगा 36%। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। करा पर्सन स्पेंड 16.66। देखिए, अगर आप मेंस की क्लास लगा रहे हैं या कोई भी मैनेजमेंट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज तो याद होना चाहिए भाई। इसके लिए टाइम नहीं आपके पास कि आप सोचें। जैसे 16.66 का मतलब क्या हो गया 1/6, और 16.25 यहां पर देखिए ये क्या है आपका 16.25। ये किसी की एग्जैक्ट फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, आपको इसको लिखना पड़ेगा। जैसे ये तो पता है सारे बच्चों को कि ये क्या होता है भाई 1/6, लेकिन 16.25 का मतलब है ये 16 1/4। क्लियर। ये जो वैल्यू है वो आपकी क्या है 16 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 65/400 यानी ये हो जाएगा ये 13/80। क्लियर। ये जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी आपकी 13/80। ठीक है। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। करा है कि पर्सन स्पेंड 16.6% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, यानी जो भी उसकी इनकम थी उसमें से 1/6 पार्ट कहां चला गया रेंट पे चला गया। करा 16.25% ऑफ द रिमेनिंग, यानी जो बचा हुआ पार्ट है। तो आप कैसे कहोगे कि मान लो जो भी उसकी इनकम थी, अगर मैं यहां से लिखना शुरू करूं तो उस इनकम में से 1/6 अगर उसने रेंट पे दे दिया तो ऑब्वियस सी बात है बचेगा कितना भाई 5/6। कह रहा है जो बचा हुआ पार्ट है उसमें से 13/18 उसने कहा कर दिया बच्चों के एजुकेशन पे। क्लियर। यानी 13/80 और खर्च कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास बचेगा कितना 63/80। क्लियर। सॉरी 67/80। ठीक है। 13/80 उसने कहां पे खर्च कर दिया, आपका दिया हुआ है कि 13/80 जो है वो उसने खर्च कर दिया आपका कहां पे चिल्ड्रन एजुकेशन पे। ये उसका खर्च हो गया। तो ये बचा हुआ पार्ट हो गया।
करा नाउ ही स्पेंड 4700 रुपीज ऑन इंटरटेनमेंट, इसमें से भी 4700 उसने कहा खर्च कर दिया, इंटरटेनमेंट पे। क्लियर? यानी सबसे पहले उसकी इनकम कुछ थी, हमने इनकम को IN लिख लिया। सबसे पहले उसने 1/6 पार्ट कहां पे दे दिया भाई, रेंट पे, तो बचा कितना 5/6। उसके बाद से 16.25 रिमेनिंग बचे हुए का 16.25 उसने कहां खर्च कर दिया, बच्चों के एजुकेशन पे। बहुत अच्छी बात है, एजुकेशन पे खर्च भी होना चाहिए। तो बचा कितना उसके पास 67/80। इस बचे हुए में से 4700 कहां पे कर दिया, वो इंटरटेनमेंट पे। तो जो ये वैल्यू आएगी वही हमारी क्या है, बची हुई वैल्यू है। कह रहा आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट रिमेनिंग इनकम ही स्पेंड 15% ऑफ फूड, यानी जो बचा हुआ है उसमें से 15% कहां चला गया भाई, खाने पे। क्लियर? नाउ ही गिव 1480 टू हिज वाइफ फॉर हर ब्यूटी पार्लर, ये भी जरूरी है। एंड डिपॉजिटेड 2300 इन ICICI बैंक। यानी फिर से क्वेश्चन पे आते हैं, ये टोटल उसका बचा हुआ था, इसमें से उसने 15% खर्च कर दिया, तो बचा कितना 85%। अब बचे हुए में 1480 रुपए उसने वाइफ को दे दिया और 23,000 क्या किया, डिपॉजिट कर दिया। अगर वो वाइफ को नहीं देता, एक सेकंड के लिए मान लीजिए, ठीक है, मान लो अगर वाइफ को नहीं देता तो 23,000 भी बचता प्लस 1480 रुपए भी बचता। क्लियर? तो यानी टोटल बचा हुआ उसके पास कितना हो जाता, 23 और 1 24,480 रुपए। क्योंकि इसके बाद और कोई एक्सपेंस नहीं है, तो इसमें से आप 1480 माइनस करके इक्वल टू 23,000 लिखो। तो इसी बात को मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बस इसी का कैलकुलेशन करना है, कहानी खत्म। 5 17 5 20, 17 से डेफिनेटली कटेगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व होना नहीं है। 17 एकम 17, 7 4 17 चौके 68, 17 चौके 68, यानी 1440। ये 20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, यानी 0 0 2 चौके 8 2 चौके 8 2880। माइनस 47 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको भी मैं यहीं पे निपटा देता हूं। 0 0 8 7 15 8 4 12 1 13 2 1 3, यानी 3350 आ गया। यहां से आगे की वैल्यू फिर से लिखते हैं, इनकम इंटू 5/6 इंटू 67/80 की वैल्यू 33500। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत अच्छी तरह से दिखता होगा उनको सीधे सीधे दिखेगा कि ये वैल्यू इससे क्या हो जा रही है, कैंसल। 6 8 जा 48, यानी जो इसकी इनकम होगी 4810 यहाँ पे और 20 यहाँ पे, यानी टोटल जो इसकी इनकम है वो आपकी क्या है, 48,000। क्लियर है? कोई भी वैल्यू एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन खुद से दो बार वैल्यू दिया गया है, तो आप वैल्यू को एज्यूम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा इन एन इलेक्शन बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टी हैं, P एंड Q, Q इज लूजर। कह रहा Q क्या है, आपका लूजर है, यानी Q वो इलेक्शन हार गया है। ठीक है, कह रहा इफ Q गेट 25% मोर देन ही, अगर Q को 25% वोट ज्यादा मिलता, जो भी उसको मिल रहा होता, ही विन बाई ट्राइस द मेजोरिटी दैट ऑफ P। ठीक है, अब देखिए जितना छोटा क्वेश्चन होता है ना उतना ही खोटा क्वेश्चन होता है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में आपको बड़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बड़े क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ के डर जाते हैं। छोटा क्वेश्चन प्रॉब्लम इसलिए देता है क्योंकि उसमें भाई इंफॉर्मेशन कम होती है, और जब इंफॉर्मेशन कम होगी तो जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा सॉल्व करा ही नहीं जाएगा। क्लियर? जैसे यही क्वेश्चन है, अब देखिए इन इलेक्शन बिटवीन टू पार्टीज P एंड Q, Q इज लूजर, यहाँ पे कहानी खत्म। यानी ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं पहले बात करूं तो विनर और लूजर में पहले P विनर होगा और Q क्या होगा, लूजर होगा। आगे क्या कह रहा है कि अगर Q का वोट शेयर 25% बढ़ जाए, विनर लूजर, देन Q जीत जाता है। तो Q का वोट शेयर पहले तो Q ही था, अब इसका वोट शेयर 25% बढ़ेगा, यानी Q/4 हो गया। तो P का वोट शेयर कहीं ना कहीं क्या होगा, कम होगा। बच्चों से गलती क्या होती है कि इसका अगर 25% बढ़ा तो वो इसका 25% कम कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी
बेवकूफी है। किसी भी इलेक्शन में अगर मैं और आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपका अगर 10 वोट बढ़ेगा तो मेरा 10 वोट क्या होगा, कम होगा। लेकिन आपका 10% बढ़ेगा तो मेरी अपनी वैल्यू 10% कम नहीं होगी, जितना आपका बढ़ेगा उतनी ही मेरी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये गलती नहीं करना है। तो अगर Q का वोट शेयर Q/4 बढ़ रहा है तो P का वोट शेयर Q/4 क्या हो जाएगा मेरे भाई, कम हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि जो मेजोरिटी है वो पहले से क्या हो जाएगी, थ्राइस यानी 3 गुनी। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, जो मार्जिन, मान लीजिए आपको 20 वोट मिला, मुझे 15 वोट मिला, तो हमारा जो मार्जिन है वो कितने का है, 5 वोट का है। तो कह रहा है पहले का मार्जिन और दूसरे मार्जिन को कंपेयर करना है। यहाँ पे अगर मैं मार्जिन की बात करूं, मार्जिन 1, तो डेट इज ये विनर है, ये वो लूजर है, यानी P-Q। यहां पे मैं बात करूं मार्जिन 2, तो इस वैल्यू में से इस वैल्यू को क्या करना, माइनस, तो Q प्लस Q/4 माइनस P प्लस Q/4। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आप देखिए 4 5 6 Q माइनस 4P/4। क्लियर, ये हो गया मार्जिन 2। कह रहा है ये जो मार्जिन है वो इस मार्जिन का 3 गुना है, थ्राइस द मेजोरिटी। क्लियर, यानी जो मार्जिन 2 की वैल्यू है वो थ्राइस ऑफ मार्जिन 1 है। यानी अगर मैं इसको लिखूं 6Q माइनस 4P/4 इक्वल टू 3P-3Q। इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये 6Q माइनस 4P, यहां पे क्या हो जाएगा देखिए, 6Q माइनस 4P इक्वल टू 12P-12Q। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 18Q इक्वल टू 16P। 18Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16P। इसको मैं अगर लिखना चाहूं Q/P तो ये हो जाएगा 8/9। यानी Q के पास अगर 8 यूनिट होगा तो P के पास 9 यूनिट्स होगा। दोनों के पास मिलके कितने हो जाएंगे, 17। इस 17 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 4250। तो 1 यूनिट की वैल्यू 17 दूनी 34, 17 पंजे 85। किसका पूछा गया है, P का वोट। P के पास कितना यूनिट है भाई, 9 यूनिट। 9 इंटू 250, 25 9 225, यानी फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2250। यानी जो P को वोट मिला था वो क्या था, 2250। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको समझ में भी आ रहा होगा, तो लाइक तो बनता है यार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करा, इन एन इलेक्शन देयर वर 4 कैंडिडेट्स। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। करा एक इलेक्शन में टोटल कितने हैं भाई, 4 कैंडिडेट्स हैं। करा 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स, यानी जो भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उसमें से जो 80% है उन्होंने वोट डाला। यानी हमें नहीं पता कितने रजिस्टर्ड वोटर्स थे, इसमें से जो वोट पड़े हैं वो कितने पड़े हैं भाई, 80%। तो जो नहीं पड़े होंगे वो 20%। क्लियर है इतनी बात। वन ऑफ द कैंडिडेट्स रिसीव 30% ऑफ द कास्टेड वोट, यानी जो भी कास्टेड वोट हैं इसमें से इसको 30% मिला है। ठीक है, यानी एक कैंडिडेट, टोटल कैंडिडेट कितने हैं, एक कैंडिडेट को मिल गया भाई 30%, किसका, कास्टेड का। ठीक है, अदर 3 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट और हैं, बी सी और डी। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को करके। कह रहा है जो बचे हुए वोट्स हैं वो बी सी डी में डिवाइड हो गए हैं 1 रेशियो, इसको 1 यूनिट, इसको 2 यूनिट और इसको 3 यूनिट। क्लियर, यानी जो भी अपने पास कास्टेड होगा, ध्यान से समझिएगा, उसका 30% अगर इधर जाएगा तो उसका 70% इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर। अब आपसे जल्दीबाजी में गलती क्या होगा, क्या आप कहोगे कि सर ये 100 है तो 80, 80 का 30 एक के पास चला गया 24, और 56 को आप 1 2 3 में डिवाइड करने लगोगे, 6 से 56 कटेगा नहीं, फिर आपका टाइम होगा वेस्ट। समझ में आ रही बात, वो मैं बताऊंगा कैसे इसको डील करना। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। करा इफ द विनर ऑफ द इलेक्शन रिसीव 2512 वोट्स मोर देन द कैंडिडेट्स विद द सेकंड हाईएस्ट। अब मुझे नहीं पता कि ए विनर है, बी विनर है, सी विनर है या
डी विनर है। कह रहा है जो विनर है उसको 2512 वोट ज्यादा मिले हैं विद द सेकंड हाईएस्ट वोट, सेकंड जो हाईएस्ट था उससे, देन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर वाज, यानी रजिस्टर्ड वोटर्स कितने थे। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से समझना है। यहां पे जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए आपकी, 1 2 3 यानी 6 से कटने वाली चाहिए, और उधर का कितना होना चाहिए आपका 70%, यानी एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 7 से भी कटे और 6 से भी कटे। तो मैं मान लूंगा यहां से, फिर बनाता हूं कि बी सी डी इनके हिस्से आया 42 वोट्स, इनके हिस्से कितना आ गया 42। 42 मैंने कैसे जूम किया कि रेशियो के अकॉर्डिंग 1 2 3 3 6, और परसेंटेज के अकॉर्डिंग किसी चीज का 70% होना चाहिए, यानी 7 का भी मल्टीपल 6 का भी मल्टीपल। तो इनके हिस्से मैंने मान लिया 42। तो ए के हिस्से कैसे जाएगा, देखो जो भी ये वैल्यू थी कास्टेड उसका ये 70% है, ए के हिस्से कितना जाएगा भाई 30%। तो अगर 7 यूनिट की वैल्यू 42 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 3 यूनिट की वैल्यू 18, यानी ए के हिस्से जो आएगा वोट वो आएगा 18 वोट। क्लियर है सबको, ये बात समझ में आ रही कैसे मैंने किया कि जो भी टोटल होंगे उसका ये 80% है। अभी मैं इस पे नहीं जा रहा हूं, सॉरी, टोटल वोटर है उनके कास्टेड कितने हैं 80 हैं। अब मैं कास्टेड के आगे गया तो इसकी वैल्यू का 70% इनके हिस्से आना है और इसके हिस्से कितना जाना है 30%। मैंने इसके आगे कैसे एज्यूम किया कि नंबर ऐसा हो जो 1 2 3 से कट जाए। क्लियर, तो 1 2 3 से कटने वाला नंबर मैंने क्या ले लिया 6, 6 और 7 का मल्टीपल 42। क्लियर है, चलिए। और इसके हिस्से कितना आ गया 18, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 60, और ये जो 60 है ये टोटल का कितना है 80%, यानी 4 यूनिट की वैल्यू 4 यूनिट की वैल्यू 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो टोटल यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75, यानी जो रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे 75। अब यहां पे आते हैं 3 3 6, 6 की वैल्यू 42, तो 1 की वैल्यू 7, 2 की वैल्यू 14 और 3 की वैल्यू 21। अब जब आप ये देख रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कि विनर कौन है और लूजर कौन है। तो विनर कौन है डी। कह रहा है आगे कि इफ द विनर ऑफ द इलेक्शन रिसीव 2512 वोट्स मोर देन द कैंडिडेट विद द सेकंड हाईएस्ट। अब आप खुद बताइए कि इसमें सेकंड हाईएस्ट कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है ए है। कितने से जीता है भाई 3 से, इससे 3 की वैल्यू दी गई है 2512, और आपसे पूछा गया है टोटल नंबर यानी 75 की वैल्यू पूछी जा रही है, यानी 2512 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा और 75 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब मोटा मोटा 2512 को मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा। 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए 4 से डिवाइड, 4 छक्के 24, 1 1, 4 दूनी 8, 3 2, 4 अट्ठे 32 और 2 0, 628000। क्लियर, तो आई होप आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। न समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखें। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं रेशियो एंड परसेंटेज के, तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। चले अगले प्रश्न पे। करा इन द फाइनल एग्जामिनेशन, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ पढ़ना और आंसर कर देना, कोई जरूरत। मैंने इसमें लिया कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन को इतने जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और पता चलता है कि क्वेश्चन पढ़ के तुरंत घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि एक तो एग्जाम का प्रेशर होता है, हमें मेनली उस प्रेशर को हैंडल करना सीखना है। करा इन द फाइनल एग्जामिनेशन विष्णु स्कोर 52%, आशा स्कोर 64%. The marks obtained by Vishnu is 23 less and that by Asha is 33 more than the by रमेश। अब आपके दिमाग में तुरंत लगेगा जल्दी जल्दी में कि यार ये रमेश कहाँ से आ गया। भाई रमेश कोई नहीं है। अगर आप इसका बेसिक क्वेश्चन याद करें तो ऐसा होता है कि ए को इतना परसेंट मिला, वो इतने नंबर से फेल हो गया, बी को इतना परसेंट मिला, इतने नंबर ज्यादा मिल गया, यानी बीच में जो होता था वो पासिंग मार्क्स होता था। तो यहाँ पे बीच में एक बंदा कौन है, रमेश है। बस ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। रमेश की जगह सुरेश भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस अब यहीं से क्वेश्चन को हम लोग उठा लेते हैं। करा इन द फाइनल एग्जामिनेशन विष्णु स्कोर कितना भाई
52%। आशा स्कोर 64%। करा मार्क्स ऑब्टेन बाय विष्णु इज 23 लेस, विष्णु इससे क्या है भाई 23 लेस है। एंड डेट बाय आशा, आशा क्या है इससे 34 ज्यादा है रमेश। बस खत्म बात। अब करा मार्क्स ऑब्टेन बाय गीता हु स्कोर 84%, इसको हम लोग डील कर लेंगे बाद में जब 1% की वैल्यू मिल जाएगी तो किसी। अब आपको क्वेश्चन फटाफट समझ में आएगा। कितने का गैप है भाई 12% का। यहाँ पे 23 और 34 कितना हो गया आपका 57। 12% की जो वैल्यू है वो कितनी है 57। 1% के पीछे नहीं जाना। आपसे किसका पूछा गया 84%। 84% का मतलब ये इसका क्या है 7 गुना 7 पचे 35 और 7 सत्ते 49 यानी 399 आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। ये इसका क्या है 12 टाइम्स। तो इधर भी मैंने इसका क्या सॉरी ये इसका कितना है भाई 7 टाइम्स। तो इधर भी मैंने क्या कर दिया 7 टाइम्स और सीधे सीधे आंसर को फाइंड आउट कर लिया गया। क्लियर। तो छोटा सा क्वेश्चन था, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसके लिए क्वेश्चन लिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा देयर आर टू फैक्ट्रीज ए एंड बी, दो फैक्ट्री हैं ए एंड बी। इन फैक्ट्री ए, एक फैक्ट्री में द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज 50% मोर देन दैट ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय, यानी एक फैक्ट्री में जो मेल एम्प्लॉय हैं वो 50% ज्यादा है किससे भाई फीमेल एम्प्लॉय से। इन फैक्ट्री बी में द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इज 40% लेस देन दैट ऑफ मेल एम्प्लॉय। और यहाँ पे जो फीमेल एम्प्लॉय है वो क्या है 40% लेस है किससे भाई फीमेल एम्प्लॉय से। द नंबर ऑफ female employee in factory B is 60 more than that of the male employee in factory, which of the following cannot be। इसको कर लेते हैं, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। ले लेते हैं दो फैक्ट्री, फैक्ट्री ए और बी, मेल फीमेल। डाटा फिल करते हैं फिर देखते हैं क्या हो सकता है। करा देयर आर टू फैक्ट्री ए एंड बी इन पवन नगर। इन फैक्ट्री ए द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज 50% मोर देन दैट ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय। यानी यहाँ पे जो मेल एम्प्लॉय फीमेल से 50% ज्यादा, यानी ये ले लिया मैंने 3x, तो ये क्या हो जाएगा 2x। इन फैक्ट्री बी द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इज 40% लेस देन दैट ऑफ मेल एम्प्लॉय। यानी यहाँ पे जो फीमेल एम्प्लॉय है इससे 40% लेस, यानी अगर ये 5y होगा तो 40% लेस मतलब ये क्या हो जाएगा 3y। ठीक है 40% लेस मतलब ये 100, तो ये क्या हो जाएगा 60, कट कर दिए तो 5 और 3। आगे क्या कह रहा है द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन फैक्ट्री बी, द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन फैक्ट्री बी इन फैक्ट्री बी इज 60 मोर देन दैट ऑफ मेल एम्प्लॉय इन फैक्ट्री ए। यानी ये जो वैल्यू है 3y माइनस 3x, इसकी वैल्यू क्या दी गई है अपने को 60। यानी मैं कह सकता हूं कि y माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। ठीक है क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन द टू फैक्ट्री। यानी इसको जरूरत ही नहीं है मैं बता रहा हूं मिनिमाइज करने की क्योंकि आगे यूज करना है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय, यानी 5y प्लस 3x, इसकी वैल्यू कौन सा नहीं हो सकता। तो हमें नहीं पता इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा। देखो अब बाकी बच्चे क्या करेंगे मैं बता रहा हूं, आप क्या करोगे यहाँ पे कि जनरली एक एक वैल्यू को पुट करोगे, वो सही है एक एक वैल्यू पुट करना, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम शॉर्टकट में लाते हैं। तो ये कैंसल, ये क्या बन गया 8y इक्वल टू 60 प्लस जो भी ये वैल्यू है यही अपने को क्या करना है चेक करना है। कैसे चेक होगा बस मैं दिखाता हूं आपको। अगर मैं 204 रखता हूं तो 204 प्लस 60 264, 8 से कट जाएगा 33, यानी y की वैल्यू 33 हो गई। y की वैल्यू जब 33 होगी तो बाकी सारी वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी, यानी ये तो पॉसिबल है। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है 180, 180 प्लस 260 ये भी कट गया 240, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, ये भी पॉसिबल है। अगला ऑप्शन है 320 प्लस 60, 380 जो है वो 8 से नहीं कटता है, ये जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट में आएगी और कभी भी इंप्लॉय पॉइंट में नहीं हो सकते। तो कौन सा पॉसिबल नहीं है ये। क्लियर। 300 को आपकी मर्जी हो
तो आप चाहे चेक कर लें, 300 प्लस 60, 360, 360 भी 8 से कट जाता है। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बाई ऑप्शन कैसे क्वेश्चन को करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि इसने क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो गिवन है उसमें से कौन सा नहीं हो सकता, तो इसके लिए हमें गिवन पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा एन एम्प्टी मेटल कंटेनर विदाउट इट्स हैंडल, यानी कोई मेटल कंटेनर है विदाउट इट्स हैंडल, मतलब उसमें हैंडल नहीं लगा, वेट 15% ऑफ व्हाट इट वेट व्हेन कंप्लीटली फिल्ड विद पर्टिकुलर लिक्विड। यानी एक कंटेनर है, मान लीजिए, कह रहा है कि उस कंटेनर में जब वो खाली है, तो आप बताओ कि अगर कोई कंटेनर खाली है तो उसका जो वेट होगा वो कंटेनर का ही वेट होगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि ये आपके सामने एक बॉटल है, और अगर ये बॉटल खाली है तो इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, हर हाल में इस प्लास्टिक का वेट होगा। क्लियर है? तो कह रहा है कि एक कंटेनर है उसमें हैंडल नहीं लगा है, जैसे मान लीजिए इसको समझने के लिए मैं बोलूं कि इसमें कैप नहीं लगा है। क्लियर? तो जो इसका वेट होगा वो क्या होगा भाई, लिक्विड प्लस कंटेनर। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। वेट 15% ऑफ व्हाट इट वेट व्हेन कंप्लीटली फिल्ड विथ अ पर्टिकुलर, यानी जब इसमें लिक्विड प्लस कंटेनर होगा, अगर उसकी वैल्यू 100 होगी तो सिर्फ कंटेनर की वैल्यू कितनी होगी, 15 होगी। अगर आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं तो इतनी ही बात कह रहा है कि एन एम्प्टी मेटल कंटेनर विदाउट इस हैंडल, इसमें हैंडल नहीं लगा है, is 15%, 15% of what it weight when completely filled with particular liquid। तो अगर लिक्विड भर दिया जाएगा तो सिर्फ लिक्विड का तो वेट होगा नहीं, लिक्विड प्लस कंटेनर का हो गया। ठीक है? आफ्टर एडिंग द हैंडल, इसमें मान लीजिए मैंने हैंडल ऐड कर दिया, द वेट ऑफ द फुल्ली फिल्ड कंटेनर, ऑब्वियस सी बात है फुल्ली फिल्ड ही होगा, ये 15 मत ऐड कर देना, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी लिक्विड प्लस कंटेनर है। इसका वेट कितना बढ़ जा रहा है भाई, 5%। 5% का मतलब 100 से कितना हो गया, 105। तो जो हैंडल है उसका वेट कितना हो जाएगा, 5। क्लियर है? यानी अगर मैं यहां तक आप लोग को समझाना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि कंटेनर का वेट 15 यूनिट, हैंडल का वेट 5 यूनिट, और अगर मैं इसके अंदर लिक्विड की बात करूं तो उसका वेट 85 यूनिट। ठीक है, आगे चलते हैं। करा इफ द वेट ऑफ ए पार्सली फिल्ड कंटेनर, यानी ये जो कंटेनर है वो पार्सली फिल्ड है, जैसे ये बॉटल है, ये आपका क्या है, पार्सली भरा हुआ है, यानी अब इसमें किसका किसका वेट होगा, तो ध्यान से देखो आप, लिक्विड का भी होगा, कंटेनर का भी होगा, और हैंडल का मतलब कैप का भी होगा। क्लियर है ये बात? यानी तीनों का वेट होगा। तो कह रहा है कि पार्सली फिल्ड इज 1/3, यानी 1 क्या है, ये 3 है, ऑफ द कंप्लीटली फिल्ड कंटेनर विथ हैंडल। यानी यहां पे जो है वो क्या है भाई, आपका हैंडल प्लस कंटेनर प्लस लिक्विड, यही कह रहा है, और ये क्या है आपका, पार्सली फिल्ड है। क्लियर? यानी पार्सली फिल्ड जो है वो 1/3 ऑफ कंप्लीटली फिल्ड कंटेनर विद द हैंडल है, यानी हैंडल, कंटेनर और लिक्विड। तो इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है कि 100 प्लस 5 यानी 105। यहां पे जो वैल्यू आ गई वो आ गई 105। इसको 3 से हमने कट किया तो कितना आ गया, 35। यानी जो पार्सली फिल्ड है उसका वेट कितना आ गया, 35। अब एक बात बताइए कि अगर कंटेनर पार्सली भी फिल्ड होगा तब भी तो इसमें 3 चीज आएंगी, एक क्या आएगा, लिक्विड, एक क्या आएगा, कंटेनर, और एक क्या आएगा, हैंडल। तो जो हैंडल है वो कितने यूनिट का है, 5 यूनिट का। जो कंटेनर है वो कितने का है, 15 का। तो 15 और 5 20, बचा हुआ 15 इसमें क्या है आपका, लिक्विड है। ठीक है, आगे पूछ क्या रहा है, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कंटेनर इज यूटिलाइज, यानी कितना पार्ट हमने इसका यूज किया हुआ है। तो जो लिक्विड है वो कितना यूनिट है, 15 यूनिट, आउट ऑफ टोटल लिक्विड कितना आ सकता है, 85, 5 तिहाई 15, 5 17 85, यानी 3/17। क्लियर है ये बात? आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन को डील करना है। इसमें अगर किसी को बच्चे को कंफ्यूजन होंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो यार, परेशान मत होना। पार्टली फिल्ड इक्वल टू 1/3 ऑफ कंप्लीटली फिल्ड।
तो ये 1/3 इधर आ जाएगा, सॉरी कंप्लीटली फील्ड इधर आ जाएगा, तो 1/3 वही बात मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ, बाकी कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं किया हुआ कि सर ये फ्रैक्शन कैसा बन गया। ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके बेसिक्स क्या हैं, क्लियर हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा देयर आर 3 वाटर एल्कोहल सोल्यूशन। ठीक है, 3 जो है वो वाटर एल्कोहल सोल्यूशन है, ए बी सी, यानी ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। कंसंट्रेशन आर 50%, 60% एंड 70%, यानी इसमें कितना है भाई 50%, इसमें 60% और इसमें 70%। आगे क्या कह रहा है, x ml ऑफ ए, यानी इसका x ml, x plus 2 ml ऑफ b, इसका x plus 2 ml एंड x plus 3 ml ऑफ द c, इनको मिला दिया गया तो जो कंसंट्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 65%। कह रहा है x की वैल्यू क्या होगी। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। आप बताओ कि मैं बोलूं कि किसी चीज में 50% एल्कोहल है और वो 10 लीटर है, मैं पूछूं एल्कोहल कितना है, तो आप क्या बोलोगे 10 का 50% है, ऐसे ही एकदम कर दो। x का 50% यानी x का 1/2, अगले में x plus 2 का 60% यानी 3/5, और अगले में 7/10 ऑफ x plus 3 इक्वल टू टोटल कितना है x यानी 3x plus 5 का कितना परसेंट भाई 65%, यानी 13/20। बस इसी को सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं छोटे स्पेस पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। पहले इधर लेफ्ट साइड को एलसीएम कितना हो जाएगा 10, 2 5 यानी 5x, इधर से करेंगे 2 और 6 यानी 6x प्लस 12, और यहाँ से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 7x प्लस 21 की वैल्यू आपकी दी गई है 3x प्लस 5 इंटू 13/20। कैसे करेंगे देखिए, इस 10 से इस 20 को कट कर दूंगा, कितना आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए और 13 का इधर, 2 का इधर करूंगा 5 6 11 और 7 18, 18 को 2 से करूंगा यानी 36x, 12 और 21 कितना हो गया 33, और 33 को 2 से करूंगा कितना आ जाएगा भाई 66, उधर 13 से करना है 13 3 जा 39x और 13 5 जा 65, यानी यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो जो 3x की वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी कितनी भाई 1, तो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/3, 1/3 का मतलब 0.33, तो 0.33 जो होगा वो आपका 0.1 और 0.5 के बीच में होगा। यही पूछा गया है कि x कहां पे आएगा भाई, ये परेशान मत हो जाए, 0.1 और 0.5 के बीच में 0.33 कैसे होगा, ये एकदम बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी है। 0.50 लिख सकते हो, तो आप देखो इसके बीच में ही तो है 0.33, ठीक है। 0.1 को मैं 0.1000 जो मर्जी सो लिख लूं, 0.5 को 0.500 लिख लूं, तो 0.33 जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है 0.1 से क्या है बड़ा है और 0.5 से क्या है छोटा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। करा एट द एंड ऑफ द ईयर 1998 Shepherd bought 9 dozen goats. Henceforth, every year he added P% of the goat at the beginning of the year and sold Q% of the goat at the end of the year. P is greater than 0 if Shepherd had 9 dozen goats at the end of the 2002. देखो अब इस क्वेश्चन को बच्चे ने सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि बेवकूफी है। कह रहा है कि एक बंदे के पास 4 साल नहीं 40 साल की कहानी बता दे। कह रहा है वो हर साल P% जो है वो क्या करता है ऐड करता है और उसमें से Q% क्या करता है वो बेच देता है। क्लियर, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू क्या है सेम है। जैसे मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझाऊं कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये थे इस साल, आपने क्या किया 20% इसमें ऐड किया, समझना ध्यान से, 20% इसने आपने क्या किया ईयर के स्टार्टिंग में ऐड किया। कह रहा बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी आपके पास वैल्यू कितनी हो गई 120, और अगर आप 20% इसमें से खर्च कर देंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 96। क्लियर है बात, और समझ लीजिए मान लीजिए 100 रुपये था, आपने इसमें 10% ऐड किया तो कितना हो जाएगा भाई 110, और 10% अगर आप इसमें से खर्च कर देंगे
तो कितना हो जाएगा 99। यानी ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं सेम परसेंटेज ऐड करके उतना ही परसेंट हटा दूं तो मेरी फाइनल वैल्यू हर हाल में क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर यहाँ पे उसके पास 100 वोट थे तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, 100 होना चाहिए। इसको अगर मुझे 100 बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है इस परसेंटेज को क्या करना पड़ेगा, मुझे कम करना पड़ेगा। यानी 20 की जगह हो सकता है 18 हो, 16 हो, ये बाद की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं 20 से क्या होगा, कम होगा। अगर इसको भी मुझे 100 बनाना है तो ये हर हाल में 10 से क्या होगा, कम होगा। अगर ये P है और ये Q है तो दोनों बराबर तो हो नहीं सकते, पहला वैसे ही काम खत्म। कह रहा है P इज लेस देन Q, अगर ये वैल्यू P की कम होगी, भाई जब बराबर है तब बराबर नहीं हो पा रहा है, इसको अगर मैं कम कर दूंगा तो ये वैल्यू और कम हो जाएगी, ये भी नहीं हो सकता। कह रहा है P इज ग्रेटर देन Q, डेफिनेटली यही होगा, क्योंकि अगर मैं इसको 20 रख रहा हूं तो इसको हर हाल में मुझे 20 से क्या करना पड़ेगा, नीचे। अगर मैं 10 रख रहा हूं तो इसको भी 10 से मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे। यानी जो P की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन Q होगी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। करा कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट हैव स्पेस इन हिज गैराज फॉर 8 ऑफ हिज ट्रक, he therefore increased the size of his garage by 50% which gave him space for 8 more truck। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, डेफिनेटली क्वेश्चन का आंसर देने में प्रॉब्लम होगी। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट हैव स्पेस इन गैराज, मान लो उसका ये गैराज था, इसमें स्पेस नहीं है फॉर 8 ऑफ हिज ट्रक, मतलब अब अंदर कितनी ट्रक है हमें नहीं पता, 8 ट्रक और उसके पास है जिसके लिए इसमें स्पेस नहीं है। वो क्या कह रहा है, इंक्रीज द साइज ऑफ द गैराज बाई 50%, यानी पहले अगर 100 था तो अब उसने 50% और बढ़ा लिया, यानी अब उसके गैराज का साइज और आ गया। इसमें 8 ट्रक नहीं आ पा रहे थे, विच गेव हिम स्पेस फॉर 8 मोर ट्रक्स, यानी जो एक्स्ट्रा स्पेस उसके पास आया है वो पहले 8 ट्रक जो वो रख नहीं पा रहा था उसके लिए भी आ गया और 8 और के लिए आ गया। ये जो नया स्पेस है उसमें कितने ट्रक आ जाएंगे, 16। तो अगर 50% में 16 तो 100% में 32। क्लियर है ये बात। क्या कह रहा है, ऑल टुगेदर हाउ मेनी ट्रक्स डिड ही ओन, कितने ट्रक उसके पास हैं। आपसे गलती क्या हो सकती है कि आप हो सकता है गलती से आंसर 32 कर दो, जो कि ऑप्शन में गिवन है कि उसके पास 32 ट्रक थे। नहीं भाई, 32 ट्रक के लिए तो उसके पास स्पेस था। हो सकता है 32 प्लस 16 आप 48 कर दो, ये भी गलत है, क्योंकि जो स्पेस है उसमें 8 ट्रक और आ सकते हैं, उसके पास और 8 ट्रक नहीं भाई, पहले उसका स्पेस पूरा यूज था, यानी 32 तो थे ही थे और 8 के लिए जगह नहीं था, तो उसके पास जो टोटल ट्रक होंगे वो कितने होंगे, 40। तो इस क्वेश्चन में आंसर देने में गलती हो सकती थी, आपसे सॉल्व करने में गलती नहीं हो सकती। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।